देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। सुरेश जी, आज गांव डलियानी में पहुंचे हो तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आगामी 17 अगस्त को सुबह 10 बजे हमारे माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा पूंडरी विधानसभा क्षेत्र में फतेहपुर माता मंदिर से शुरू होकर गुरुद्वारा सिंह सभा पूंडरी मेन बाजार तक एक पद यात्रा हरियाणा मांगे हिसाब, भाजपा से हरियाणा मांगे हिसाब, अब कांग्रेस से ही आस, इस कार्यक्रम के तहत पधार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की इस पद यात्रा को, माननीय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की इस पद यात्रा को कामयाब करने के लिए अब अपने साथियों, बुजुर्गों, नौजवान जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं यहाँ पर और जिनके स्कूल के प्रांगण में हम खड़े हुए हैं, रोशन लाल जी हैं, तो हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं प्रेम धीमान जी, बीसी सेल के ईश्वर जांगड़ा जी हैं और तमाम डलियानी गांव के जो मौजूद व्यक्ति खड़े हैं। एक एक व्यक्ति मौजूद है, ये कम से कम सैकड़ों साथियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप लेट पहुंचे, काफी साथी चले गए। तो हम इसलिए आए कि इस यात्रा को हमने कामयाब करना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2 माह के बाद जो दिवाली के आसपास चुनाव आने जा रहे हैं, तो हम कांग्रेस पार्टी इस बार प्रदेश में सही में दिवाली मनाने के जा रही है प्रदेशवासियों की, क्योंकि हम उस जंगल राज से छुटकारा दिलवाना चाह रहे हैं जिस जंगल राज के तहत 750 से ज्यादा किसानों को शहीद करने पर मजबूर कर दिया इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार ने। और हद तो तब हो गई जब जननायक राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा कि 750 किसान शहीद हो गए हैं और हमें 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। तानाशाह नरेंद्र मोदी कहते हैं कि क्या 2 मिनट के मौन से किसान जिंदा हो जाएंगे? इससे इनकी सोच का पता लगता है। जो बात मणिशंकर अय्यर ने कही थी, मैं एक संस्कारी परिवार और संस्कारी पार्टी का प्रतिनिधि होने के कारण वो शब्द नहीं बोल सकता, मैं तो धन्यवाद करता हूँ मणिशंकर अय्यर जी की दूरदृष्टि को। उस व्यक्ति ने वही परिचय दिया। पहलवान बेटियों के संघर्ष को कोई नहीं भूल सकता। बृजभूषण शरण ने कितनी एक उन पे प्रताड़ना की थी और कितना जुल्म ढहा था। जब उन बेटियों ने जंतर मंतर पर संघर्ष करके अपना धरना देकर प्रधानमंत्री तक को, सरकार को चिताया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी टस में मस नहीं हुए। उल्टा उन्होंने बृजभूषण शरण के बेटे को दंडित करने की बजाय लोकसभा का टिकट नवाजा। इससे प्रधानमंत्री की छोटी सोच, छोटी मानसिकता का पता लगता है हिंदुस्तान के लोगों को। और आज जब विनेश फोगाट सेमीफाइनल में आई, पूरा हिंदुस्तान, भारत माता का हर बेटा और बेटी खुशी के मारे ट्वीट किए जा रहे थे, फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया के अपने हैंडलों पर इस खुशी का इजहार कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी को सांप सूंघ गया, सन्नाटा छा गया। एक भी उन्होंने ना ट्वीट किया उस खुशी में, ना उन्होंने कोई मैसेज दिया। और उसके बाद जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई, नरेंद्र मोदी के मित्र के देश अमेरिका में जब उन्होंने वहां की खिलाड़ी सारा को पराजित करना था, उनको डिस्क्वालीफाई किस बेस पे किया गया कि 50 किलो से उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा है। तो कांग्रेस पार्टी को साजिश की बू आती है इस डिस्क्वालिफिकेशन से। साजिश की नींव उसी दिन रख दी गई थी जिस दिन बृजभूषण शरण को पद से हटाने की बजाय बेटियों को समझौता करने पर मजबूर किया गया था। और जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन हुई तो नरेंद्र मोदी जी एकदम एक्टिव होते हैं और वो संवेदना और सहानुभूति प्रकट करते हैं ट्विटर पर आकर। तमाम बीजेपी का जो एक समय में एक ऐसा टोल था, जो मैं भी चौकीदार लिखता था कई बार मोदी के पीछे पीछे चल के, जब मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो वो विदेश में पहुंच जाते हैं 2 दिन पहले, प्रधानमंत्री सरकार के खर्चे पर प्रबंध करते हैं, जैसे एयरपोर्ट से उतरते हैं वो मोदी मोदी की तालियां बजाते हैं। वही टोल उस बेटी को अब उस बेटी को जिस टोल ने कभी श्रद्धांजलि नहीं दी थी किसानों को, वो टोल आज डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर उस बेटी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने में लग गया। तो ये साजिश की बू इसलिए आती है, आप खुशी में तो शामिल नहीं है, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन हुई तो आप कहते हैं कि हमें बड़ा एक तरह से अफसोस हुआ कि इस बेटी ने ये काबिल क्यों नहीं हुई। और हद तो तब हो गई, मैं अभी एक इंडिया न्यूज की डिबेट से 5 से 6 था, बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया कि 50 किलो नहीं, ये तो 57 किलो का वेट था इसका, ये 50 पे कैसे आ गई? बोले हमें तो हैरानी है, तो 57 किलो पे खेल दी थी। विधु रावल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह बात ऑन रिकॉर्ड बोली।
जब मैंने उनको आड़े हाथों लिया कि इससे आपकी सोच आपकी द्वारा रची गई साजिश को साबित करती है, तो वो डिबेट छोड़ के बीच में भाग गया। सर ये तो हर बार होता है कि हर खिलाड़ी अपना वेट कम ज्यादा कर सकता है। कर सकते हैं बिल्कुल। और जब आप सेमीफाइनल में अंडर 50 पे ही खेल रहे हैं, कल ही तो हमने खुशी मनाई पूरे भारत माता के बेटे और बेटियों ने, तब तो उसका वेट ज्यादा नहीं था। लेकिन जैसे ही वो मोदी जी के मित्र के देश यानी अमेरिका की सारा नाम की खिलाड़ी को हराने जा रही थी, तो उसी समय जैसे यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ होती है, उसी समय उस वेट मशीन में गड़बड़ हो गई। सर जिस प्रकार उनकी कोच हैं या उनकी पूरी टीम है, क्या उनको नहीं पता था कि क्या 50 ग्राम वेट बढ़ा है या इनको क्या खिलाया गया है, या कुछ ऐसी इसमें कुछ साजिश की वो आती है आपको नजर? बिल्कुल, देखिए जो टीम किसके नीचे काम करेगी, टीम तो वही चला रहा है ना जो ब्रिजभूषण शरण जिसको हटवाने के लिए तमाम हिंदुस्तानियों ने जोर लगा लिया, फिर उसके बेटे को टिकट दे दिया, तो टीम कोच की क्या हिम्मत है। तो आपका सवाल भी वाजिब है, लेकिन आप भी समझ सकते हैं टीम किसके नीचे काम करेगी, तो जो ऊपर से आदेश होगा। अब ये सफाई घोटाला हुआ, इस कैथल जिले के कई ठेकेदार और कई लोग पकड़े गए। हमारे समाज सेवी साथी हैं, हमारे गवांडी हैं फरल गांव से, रणदीप आर्य जी, उन्होंने बड़ा खुलासा किया यूट्यूब पे, आपको भी पता है। लेकिन जैसे जिले के चारों विधायकों का नाम आया और कैथल जिले के जिलाध्यक्ष का नाम आया, वो फाइल ठंडे बस्ते में डल गई। तो यानी कंट्रोल तो ऊपर से होता है ना, ये बात है। सुरेश जी, आज का युवा विदेश जा रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके बारे में आप क्या कहें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। 2014 से पहले एक भी माँ बाप ऐसा नहीं था हरियाणा में जिसने अपनी बेशकीमती जमीन बेचकर रोजी रोटी, वो भी दिहाड़ी के द्वारा डोंकी के रास्ते जान जोखिम में डालकर अपने बेटे और बेटियों को विदेश भेजना पड़ा हो। इससे बड़ा उदाहरण कांग्रेस पार्टी दूसरा नहीं दे सकती। 14 से पहले एक उदाहरण दिखा दो, और 14 के बाद जब सारी उम्मीद खत्म होगी तो डोंकी के रास्ते जोखिम में डाल के माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। कितनी अनहोनी घटनाएं घट गई। हमारे पड़ोस के गांव में एक लड़का पीछे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अभी मोना गांव से 2 बच्चे, एक रोड समाज से था, एक सिख समाज से था, दोनों की डेड बॉडी आई। तो ये जो हालात पैदा की है, ये भारतीय जनता पार्टी की इस निकम्मी सरकार ने की है। और हद तो तब हो गई जैसे कभी सुभाष चंद्र बोस के समय में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में भर्ती को रोका था। आज मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया कि हम इजराइल में 10,000 युवाओं को भेज रहे हैं रोजगार के लिए। यानी आप दुश्मन की सेना में अपने जवानों को भेज रहे हो, दुश्मन की सेना में लड़ेंगे वो। और जब देश के लिए लड़ना था आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होके, उस समय जनसंघियों ने, अंग्रेजों के इन जासूसों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज के विरोध में अभियान चलाया था कि इस आज़ाद हिंद फौज में किसी ने शामिल नहीं होना। और नेताजी ने, 1 मिनट की बात है, नेताजी ने उस समय यह कहा था बॉम्बे के 1939 के कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में कि गांधी और नेहरू को कि आप लोकतंत्र की जिद लगाते हैं गांधी जी, लेकिन मेरा मानना यह है कि देश में फौज का राज चाहिए 5 साल कम से कम। गांधी जी और नेहरू जी ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि जो ये अंग्रेजों के जासूस मेरी आज़ाद हिंद फौज की भर्ती के भी खिलाफ खड़े हैं और अंग्रेजों की जासूसी करते हैं, इनके राजनीतिक कीटाणु मारने के लिए मुझे ऐसा कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये आज़ादी के 100 साल बाद भी देश को गुलामी की ओर ले जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1939 में बॉम्बे में दी गई वो स्टेटमेंट, वो बयान आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी खट्टर की सरकारों ने सत्य साबित कर दिया है। आज देश उसी दिशा में ये लेके जा रहे हैं। नेताजी की दूरदृष्टि को हर हिंदुस्तानी सलाम करता है। सुरेश जी, जिस प्रकार आज आप बिल्यानी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं और देखा जा रहा है कि कांग्रेस में पुंडरी विधानसभा में लंबी लाइन लगी है टिकटार्थी, और कहीं न कहीं जैसे अपने लोकसभा चुनाव में जैसे अभय चौटाला ने भी कहा कि जो हुड्डा जी है वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस बार भी जो विधानसभा चुनाव में जो यहाँ पर जैसे सर्वे होता है, सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा या किस प्रकार? आपने 2 सवाल पूछे, एक तो लंबी लाइन का और एक हुड्डा साहब वाला। पहले कौन से का जवाब चाहिए आपको? हुड्डा साहब वाला देता हूँ मैं, मेरी इच्छा वही थी। हुड्डा साहब के ऊपर आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। बीजेपी के पास अरविंद शर्मा जी से ज्यादा वजनदार, ज्यादा मजबूत कौन सा उम्मीदवार था जो रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लड़वा सकती थी बीजेपी? मौजूदा सांसद, एमपी से बड़ा मौजूदा सांसद बड़ा सदस्य नहीं था। अगर मिले होते
तो वहां वो किसी अरे गहरे को टिकट देती ना बीजेपी। फिर एमपी अरविंद शर्मा को टिकट दिया, जो करनाल से भी एमपी रहा, जो सोनीपत से भी एमपी रहा, जो रोहतक से भी एमपी रहा। बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत आदमी को रोहतक में उतारा, इसका मतलब मिले हुए नहीं है, एक बात। दूसरी बात बताता हूं, मिले हुए कौन है? मिले हुए वो लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के समय में इस्तीफा देकर सिरसा में पहुंच गया अभय सिंह चौटाला। क्योंकि खट्टर साहब को उन दिनों फ्लोर टेस्ट होना था, 46 एमएलए चाहिए थे मुख्यमंत्री रहने के लिए। अभय सिंह ने जिसने रिजाइन दिया, 90 की जगह 89 एमएलए बच गए, और 89 के ऊपर 45 एमएलए ही काफी हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए। यानी खट्टर साहब को 46 की जगह 45 एमएलए की एक सुविधा प्रदान कर दी अभय सिंह ने इस्तीफा देके, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए खट्टर साहब के लिए वो मिला हुआ था। दूसरी बात, जो व्यक्ति राज्यसभा की वोट की बारी आती है, शर्मा जी, राज्यसभा में वोट अभय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी को दी। 3 काले कानून, यानी किसान आंदोलन के समय की बात बता रहा हूं, बीजेपी को वोट दी। और जब किसान आंदोलन के समय में 3 काले कानूनों के खिलाफ बोलने की बात आई, अभय सिंह चौटाला विधानसभा में सामना नहीं कर पाया, क्योंकि अगर वो सरकार के खिलाफ बोलता तो मोदी मारता, खट्टर मारता, और उसने इस्तीफा देके और छुट्टी करके घर आ गया अपने। तो इसका मतलब वो किसानों से मुंह छिपा रहा था। वहां अगर वहां असेंबली में ठीक नहीं बोलता, किसान नाराज होते, और बोलता तो मोदी नाराज होता, इस्तीफा देके घर आ गया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या लोग एमएलए और एमपी इसलिए चुनते हैं कि आप जब मुसीबत आएगी तो उल्टे आ जाना? फिर तो आम आदमी को एमएलए मंत्री बनने की जरूरत ही नहीं। विधानसभा आप छोड़ के आ गए तो आप में आम आदमी में क्या अंतर रह गया? ये वही अभय सिंह चौटाला है जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट का कार्य करता हुआ कुरुक्षेत्र लोकसभा में वोट कटुआ साबित होकर 75,000 वोट ले गया और हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी को चुनाव हरवा दिया। दूसरा उदाहरण देता हूं करनाल का। करनाल में ये एक कांग्रेस की वोट डिवाइड करने के लिए वीरेंद्र वर्मा मराठा एनसीपी के नेता को अपना समर्थन देकर आजाद खड़ा करता रहा। अभय सिंह चौटाला और मराठे पे दोनों पे 20 लाख से ऊपर वोट थी, शायद 21,70,000 कुछ 9 विधानसभाओं में, करनाल लोकसभा में उस पर सिर्फ 27,000 वोट आई हैं। तो इससे ये साबित हो गया कि पब्लिक ने वोट कटुआ पार्टियों को पूर्णतः नकार दिया लोकसभा चुनाव 2024 में। मैं आपको इस तरीके से भी इस बात को समझाना चाहता हूं, ये लोकसभा का चुनाव जो 2024 में हुआ, ये 2 विषयों के ऊपर हुआ, ये 2 धाराओं के ऊपर हुआ। एक धारा वो थी कि नरेंद्र मोदी को हटा के चलता करना और जननायक राहुल गांधी को सत्ता सौंपनी है, और दूसरे वो थे जो अंधभक्ति का चश्मा अभी भी लगाए हुए थे और नरेंद्र मोदी के लिए तालियां बजाते थे। तो रीजनल पार्टी को खत्म कर दिया इसने। मैं अक्सर टीवी डिबेटों पे बोलता था। 25 मई को मैं सुबह 7 बजे से टीवी चैनलों पे था, तो उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का महापर्व कैसा लग रहा है कांग्रेस को। मैंने बेखूबी कहा कि ये लोकतंत्र का महापर्व तो है ही है 25 मई, ये एक और महत्व आज के दिन का। वो महत्व क्या है? मैंने कहा ये क्षेत्रीय पार्टियों का समापन समारोह, यानी रिटायरमेंट पार्टी या विदाई समारोह भी साबित होगा। और मेरी बात सत्य निकली। सारे चैनलों के एंकरों ने बाद में डिबेट में बोला कि आपकी बात सत्य निकली, क्योंकि एक पे तो भतीजे पे 0.25% वोट आई, चाचे पे 2.5%। भारतीय चुनाव आयोग में मर्सी एप्लीकेशन लगा रखी है कि विधानसभा चुनाव तक चश्मे का निशान दे दो। हाथ जोड़े हैं चाचा श्री ने भी, भतीजे ने भी, वो अपना मांग रहा है निशान, वो अपना मांग रहा है। हम विधानसभा चुनाव में 6% वोट लेके इस चुनाव को बचाने के लिए समर्थन जुटाएंगे। एक बात और बताता हूं जो आप पूछोगे, मेरा वो पहली कवर कर देता हूं। बसपा से समझौते की बात करोगे, बसपा से समझौता एमएलए बनाने, मुख्यमंत्री बनने या सरकार बनाने के लिए नहीं हुआ। बसपा से समझौता वोटों की प्रतिशत बढ़ाकर अपना चश्मे का निशान बचाने के लिए हुआ है, जिसकी एप्लीकेशन चुनाव आयोग में लगा रखी है। क्योंकि बसपा के पास इतना वोट बैंक है, सारे साथी सहमत हैं भाई, चाहे वो 2% है, उनका फिक्स वोट बैंक है, वो लेके चश्मे का निशान बचाने जा रहे हैं। तो यानी आपने जो हुड्डा साहब के बारे में बात पूछी, मैंने ये साबित कर दिया आपको फैक्ट्स के द्वारा कि बीजेपी का जो है एजेंट जो है वो अभय सिंह चौटाला है, वो जेजेपी का दुष्यंत चौटाला है, और कांग्रेस पार्टी नहीं है। और एक बात और देखिएगा, अभय सिंह और जेजेपी वाला ये दोनों मरे सांप दोनों इस समय इन्होंने गले से निकाल दिए। अब वो कांग्रेस के पास भेज दिया। अभय चौटाला बार बार क्या करता था, एक पीड़ा थी, आप मीडिया के साथी हैं, कि हम तो इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, हुड्डा साहब हमारे को शामिल नहीं कर रहे। भाई हुड्डा साहब प्रदेश के सबसे बड़े कद के नेता हैं और बड़े समझदार नेता हैं, बोलते कम है, सुनते ज्यादा है, समझते हैं। तो हुड्डा साहब को
उसमें साजिश की बीमारी थी कि बीजेपी ने मरे सांप कांग्रेस के गले में डाल के हमारी वोट खराब करने का षड्यंत्र रच दिया। हमने कहा भाई हम तो दूर ठीक है, तुम अपना काम करो, चाहे तुम मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ो चाहे राष्ट्रपति का, तुम्हारा काम तुम्हारे को साझे। तो सर जिस प्रकार कांग्रेस अपना अब की बार विधानसभा में जी बहुमत लाना चाहती है, तो इसमें क्या सर्वे करा के अपना जो जी भी जी जी हाँ, ये दूसरे सवाल पर मैं आ गया, आपने वही बात है। कांग्रेस पार्टी जात पात और धर्म की राजनीति कभी नहीं करती। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बात बताता हूँ, ये पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते बता रहा है, मैं पुंडरी विधानसभा का प्रत्याशी होने के नाते नहीं बता रहा, क्योंकि जो मेरा पद है पार्टी में मैं उस अनुसार बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में कोटा प्रथा राहुल गांधी जी ने कई साल से सती प्रथा की तरह बंद कर दी। आपने कभी आज देखी है कोई सती होती हुई? कोटा प्रथा बंद है, मेरिट पे टिकटों का वितरण होगा, जो व्यक्ति मेरिट पे होगा, मेरिट के अपने मापदंड हैं, कितनी सीनियरिटी है किसी की। कोई साथी 2019 के चुनाव से 2 महीने पहले पार्टी में आया, एक साथी जो है वो 1999 से 98 से काम कर रहा है पार्टी के लिए, कोई मतलब 5 साल के लिए राज्य में आ गया, एक्सीडेंटल विधायक था बीच में छोड़ के चले गए जैसे सुल्तान सिंह थे। तो हर तरीके की मेरिट बनाएगी पार्टी। और जहां तक मुझे आइडिया है, उदयपुर अधिवेशन हुआ था राजस्थान में पार्टी का, उसमें तय किया गया था कि 2 बार लगातार हारने वाले को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगी। अब जमानत जब जिसकी हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी उसको टिकट नहीं देगी। और जब पार्टी के प्रति इम्तिहान देने की बात आती है और कोई व्यक्ति कोई नेता अगर पार्टी की पीठ पे छुरा घोंपता है, उदाहरण के तौर पर जब 2022 में किरण चौधरी जी ने अजय माकन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को राज्यसभा में जिताकर भेजने के बजाय एक वोट खराब करके उनको हराने का कार्य किया, बीजेपी की मदद की, तो किरण चौधरी जी को लोकसभा का टिकट भिवानी से इस बार पार्टी हाईकमान ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपने पार्टी का बुरे समय में साथ छोड़ा। और कई साथी आरोप लगाते हैं जो हुड्डा साहब ने किरण चौधरी को टिकट नहीं लेने दिया। ये हुड्डा साहब ना तो टिकट बांटने वालों में थे और ना ही टिकट काटने वालों में थे। सुरेश जी, कई पार्टियों के अन्य नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और वो बोलते हैं कांग्रेस की जो टिकट है हमारी जेब में, तो उन नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे? 14 जुलाई को सोनीपत में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें माननीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव CWC यानी जो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी शक्तिशाली कमेटी है उसके मेंबर और हरियाणा मामलों के प्रभारी आदरणीय दीपक बावरिया जी ने शिरकत की थी। तो हमारे प्रभारी महोदय ने स्पष्ट किया था जो लोग इधर से उधर आए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। जो पार्टी का निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता और नेता होगा, पार्टी उसी को टिकट देगी, मेरिट के ऊपर टिकट देगी। सर पुंडरी विधानसभा से लगातार 6 प्लानों से आजाद उम्मीदवार बनता है, क्या पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस हो या इनल हो, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं दे पा रही कि वो पार्टी से यहाँ पर जीत? जी देखिए, बड़ा आपने सटीक सवाल पूछा और इसमें मेरा यही कहना है, आपसे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे बात, जनता की पुंडरी हल्के के लोगों की गलती नहीं है इसमें। लोगों की उम्मीद के अनुसार लोग देखते हैं कि कौन व्यक्ति कितने सालों से काम कर रहा है, सबको पता होता है, और कौन व्यक्ति कितने समय से काम कर रहा है, कितने दमखम और निष्ठा और सच्ची लगन से काम कर रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट देगी तो हल्के की जनता सिर आंखों पर लेकर रिकॉर्ड तोड़ेगी। 1991 के बाद पहली बार 91 में चौधरी ईश्वर सिंह बने थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पे, 96 से लगातार आजाद बनते आ रहे। इसमें मैं बिल्कुल पार्टी का प्रवक्ता होने के बावजूद भी कह रहा हूँ, इसमें पुंडरी हल्के की जनता की गलती कम है, कांग्रेस पार्टी की या दूसरी पार्टियों की गलती ऐसी है कि हम सही व्यक्ति को टिकट नहीं दे पाए। कांग्रेस पार्टी आप पर दांव खेलती है, तो पुंडरी में आगामी जो विधानसभा चुनाव है, जनता आपको चुन के भेजती है विधानसभा में, तो आप विकास कार्य क्या करवाएंगे? विकास कार्य, शिक्षा और स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है। चौधरी ईश्वर सिंह ने अपने शासनकाल में, चौधरी भजनलाल जी जब सीएम होते थे, पपनावा गांव में 25 एकड़ ग्राम पंचायत से दान में जमीन लेके अक्वायर करा के दे दी थी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बनेगा। कांग्रेस पार्टी आपको टिकट क्यों दे? हाँ, उस पर भी आता हूँ। तो वो अधूरा पड़ा है, चौधरी बंसीलाल जी से भी पत्थर रखवाया। और जो सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार है, आज आप पेंशन बनवाने जाओ गरीब आदमी को, वो भी नहीं मिलता। हमारे यहाँ पर जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी, 2 ही शब्दों में मैं बात को समापन करता हूँ। जवाबदेही और पारदर्शिता रहेगी, क्योंकि मैं एक संगठन की राजनीति करता हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो मेरे यहाँ पर मुझे कोई ना तो कोई कह दे भाई मेरा तो PA साइन करा गया, ना तो वो चलेगा, और ना ही मेरी, हम तो अपना काम हम बिजनेस में कर रहे हैं, हमारा पेट्रोल पंप है, इधर सारे साथी जानते हैं हमारा क्या कैरेक्टर है हमारा और क्या पार्टी के प्रति हमारी
सोच है। तो मैं कोई जो व्यक्ति 2097-98 से लगातार है, 2003 में मैं जिला महासचिव बना था कैथल का, 9 से मैं लगातार प्रवक्ता हूँ तीसरी बार। तो मैं तो पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूँ। तो मुझे पार्टी अगर टिकट देती है तो कांग्रेस पार्टी इस हल्के में कमजोर नहीं है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझे जिताएंगे, और मैं इसका उदाहरण इस तरीके से देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने चौधरी निर्मल सिंह जी को भी अच्छी वोट दी लोकसभा में, प्रेम भाई, और अभी भी जो गुप्ता जी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आए थे इंडिया गठबंधन के, पूंडरी हल्के से सिर्फ 11,000 से आप आम आदमी पार्टी हमारा इंडिया गठबंधन आ रहा है। जबकि हमारे पड़ोसी राज्य है ना कैथल और कुरुक्षेत्र, जो बड़े नेता जहां हैं, सुरजेवाला जी, अशोक अरोड़ा जी, 20-20 हजार से आ रहे हैं दोनों में। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, पूंडरी हल्के में कांग्रेस कार्यकर्ता चट्टान की तरह मजबूत है, कांग्रेस पार्टी मजबूत है। सिर्फ लोगों की जो कसौटी पे खरा उतर पाए, लोगों की उम्मीद वाले व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी यहाँ से 91 की तरह, ईश्वर सिंह की तरह जिता के देगी। और मुझे मौका मिलता है तो हम सरकार में बढ़िया प्रतिनिधित्व करेंगे, 91 से 96 वाला दौड़ ला के देंगे यहाँ पर पुंडरी। सुरेश जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा जी। आप पुंडरी विधानसभा से ही हो जी और भले बात ही जानते हो कि पुंडरी में किस प्रकार विकास हुआ है। जी। तो विकास को कहाँ देखते हो? नहीं, विकास तो हुआ नहीं, भ्रष्टाचार का आलम है हल्के में। आप 2 बूंद बारिश की आ जाए तो मंडी में पानी भर जाता है, जो मंडी सोना उगलने वाली कही जाती थी, और सारी दुकानों पे ताले लग गए हैं। लेकिन और आप ये भी देखो, एक जनहित का मुद्दा है। आप टोंठा से लेके या पीछे पता नहीं कहाँ गए, जो गौ माता के गौशाला के जो बात करते थे, कितने एक्सीडेंट होते हैं रोज, कहीं जाने चली गई। तो ये यहाँ तो स्टेट हाईवे को विधायक खुलवा नहीं पाता। बने हुए जो हमारे टाइम के बने हुए रास्ते थे उनमें भी सांड बैठे हैं। तो इससे ज्यादा बुरा काम क्या हो सकता है कि आदमी अपना कोई बीमार को लेके, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई बच्चा जा नहीं सकता सांड मार के। अभी कुरुक्षेत्र में घटना घटी है। तो जो व्यक्ति एक बनी बनाई सड़क, खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।